नमस्कार बंधुओं। साहित्य एक समुंदर के पटल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए आज सुनते हैं डॉक्टर रेखा कक्कड़ दीदी की कहानी कैसी होली। तो चलिए आरंभ करते हैं। गांव बड़ा हो या छोटा, गांव तो गांव ही है। वहाँ की ठंडी बयार, चमकती धूप, बारिश में नहाते नंग धड़ंग बच्चे, वहाँ की पगडंडी पर दौड़ते बच्चे, अमुआ की डार पर पड़े झूले, झूले पर घाघरा दुपट्टा संभालती बच्चियाँ, सिर पर खाने की पोटली रखे बगल में बच्चे को लिए खेत पर जाती स्त्री, सांझ बेला में काम से लौटते औरत मर्द, झुंड में लौटते चारागाह। शहर में ऐसा दूर दूर तक कहीं भी नजर नहीं आता। शहर में आए छोटू का अपना जीवन, बचपन और सपने कहीं गुम हो गए। वह जानता ही नहीं कि बचपन क्या होता है। छोटू ही क्यों, किसना, बुधवा, कल्लू कोई अकेले नहीं है। न जाने कितनी बड़ी संख्या में ये छोटू देश के तमाम शहरों में हैं। इन्होंने बचपन नहीं देखा। होश संभालते ही बचपन के खरीदार इन्हें अपने साथ ले गए। कोई किसी मेल में, कोई किसी होटल में, कोई फुटपाथ पर, कोई किसी दुकान में, तो कोई खेत में। हर जगह छोटू आपको मिल जाएंगे। कई बड़े बड़े उद्योग इन छोटुओं के कंधों पर ही चल रहे हैं, लेकिन उनका अपना जीवन, खेल कूद, हंसी खुशी कहाँ खो गए हैं वे जानते ही नहीं। वे कहाँ जानते हैं बचपन क्या होता है। वे कहाँ जानते हैं होली दिवाली क्या होती है। जानते हैं तो बस आँख खुलते ही मालिक के काम पर जाना, रोज की मजदूरी जितनी भी मिल जाए ठीक है। किसना के बापू का बड़ा सा खेत था। वह भरपूर मेहनत से काम करता, फसल उगाता, सब्जी उगाता और अकेले दम पर उन्हें बेचकर घर में नन्हे नन्हे किसना और गणेशिया की अम्मा के साथ सुख से रह रहा था। कोई अच्छे भले से रहता हो तो वह उसके अपने की आंखों में ही खटक सकता है। कोई दूसरा नहीं, किसना के चाचा की आंखों में उनका सुख कांटे की तरह चुभता। वह उसके खेत की जमीन को हड़पना चाहता था, पर कोई बात बन नहीं पा रही थी। फिर उसने किसना के बाप को खत्म करने के इरादे से कुछ रुपयों में एक आदमी को पटाया। वह आदमी उस पगडंडी में झाड़ी में छुप गया जहाँ से किसना का बापू रोज आता जाता था। लेकिन जाको राखी साइयाँ मार सके न कोई। वह आदमी कटार लेकर झपटा तो, लेकिन एक पत्थर से टकरा कर ऐसे गिरा कि उसकी कटार ही उसकी मृत्यु का कारण बन गई। किसना के बापू ने आदमी को लहूलुहान देखा तो बदहवास भागता भागता अपने घर आया। किसना की अम्मा ने उसे पसीने से तरबतर देखकर तरह तरह के सवाल किए, मगर वह टुकुर टुकुर उसे देखता और कुछ बोलता ना। क्यों और किसने उसकी जान लेने की कोशिश की? आखिर क्यों? उसने किसी का क्या बिगाड़ा है? लाख सोचने पर भी वह कोई हल न निकाल सका। किसना के चाचा ने जब किसना के बापू को घर पर जिंदा देखा तो उसके होश उड़ गए। वह झाड़ी की तरफ उस आदमी को ढूंढने निकला। उसे मृत देख किसना के बाप को दोषी ठहराने का अच्छा बहाना उसके हाथ लग गया। वह बापू को तरह तरह से धमकाने लगा, मैं तुझे आजीवन सजा कराऊंगा, केवल तू ही उस पगडंडी से घर लौटता है। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं मालूम, किसना का बापू गिड़गिड़ाता। डर और भय से इंसान कितना मजबूर और टूट जाता है। सगे भाई की धमकी, मरता क्या न करता। उसने उस कागज पर अंगूठा लगा दिया, वरना उसका सगा भाई उसे सारा जीवन जेल में काटने के लिए भेज देगा। इसका गम किसना के बापू के हृदय में बेकसूर होने के बावजूद गहरे तक बैठ गया। उसने उन कागजों पर अंगूठा लगाकर अपना सारा खेत भाई के हवाले तो कर दिया, लेकिन अंदर तक ऐसा टूटा कि फिर ठीक न हुआ। शराब पीकर अपने गम को कम करने की कोशिश करता, कुछ काम न करता। अब शराब उसकी ज़रूरत और आदत बन गई।
किसना की माँ को कुछ भी समझ ना आता कि आखिर अचानक किसना के बापू को क्या हो गया, क्यों बदल गया। वह मजदूरी करके पेट पालने लगी और बच्चों को बड़ा किया। किसना की बहन गनीसिया छुटपन में कुछ समय के लिए स्कूल गई थी, लेकिन परिवार के आर्थिक दबाव ने उसे कांच की चूड़ी के उद्योग में धकेल दिया। रंगीन कांच की झिलमिलाती रौनक ने उसे सहज ही आकर्षित कर लिया। गनीसिया किताबों के रंगीन पन्नों को भूल मिल में काम करने लगी। लाख कोशिशों के बाद भी किसना को इस फैक्ट्री में नौकरी नहीं मिल पाई। भैया, हम यहाँ अकेले काम नहीं करब। जब भोली गनीसिया ने कहा तो किसना की आंखें भर आईं। किसना भी कब चाहता था कि उसकी मासूम बहन काम करे। का करी बहिना, भैया बप्पा के पास कामों नहीं है। उनके सिर पर कर्जा चढ़ा है और बप्पा को तो तुम जानते हो, 4 पैसा का मिले कि नशा में डूबत हैं। हमहू पास ही माँ कहीं काम ढूंढ लेबै और छुटुआ है तो तुम्हारी फैक्ट्री में, कोनो चिंता की बात नहीं। छोटू को किसना की बहन की जिम्मेदारी से ऐसा लगा जैसे वह कोई बड़ा मर्द बन गया है। हर समय अपनी निगाहों में उसे रखता। शाम को जब तीनों इकट्ठा होते, गनीसिया अपने भाई से खुश होकर कहती, भैया देखा तनिक हमार तरफ, हमार मालिक हमका लाल चूड़ियाँ दीन है। लाल चूड़ी की तरह ही खुशी से उसके गाल भी लाल लाल हो जाते। किसना को संतोष होता कि चलो गनीसिया पहन ओढ़कर खुश है। मैं जब भी इन छोटे छोटे बच्चों को मजदूरों के रूप में देखती हूँ, इनके बारे में सोचती हूँ, तो मुंशी प्रेमचंद्र की लिखी पुस्तक सदगति के कुछ पृष्ठ आंखों में तैर जाते। तब भी हमारा सामाजिक ढांचा कमोवेश आज जैसा ही था। फर्क इतना है कि तब सामंतवाद, बंधुआ मजदूरी थी या छुआछूत जैसी विसंगति अपने खुले रूप में थी। आज इन पर आधुनिकता की एक परत जमी दिखाई देती है। इन बच्चों को शुरू से ही समझ होती है कि वे एक दूसरे वर्ग के हैं, गरीब हैं। वो साहब के बच्चों के साथ बैठ नहीं सकते। यहीं से संवेदना मरने लगती है और बच्चों के बीच एक विभाजन की रेखा खिंच जाती है। ये नादान बच्चे घरों और फैक्ट्रियों में काम करके अपने भाग्य के सहारे जीने लगते हैं। छोटू, किसना, गनीसिया भी अपने भाग्य के सहारे बचपन छोड़ काम करके जी रहे थे। फैक्ट्री में छोटू का सिक्का अच्छा जम चुका था। कारण यह था कि वह गाना बहुत अच्छा गाता था। जिन गानों के अर्थ भी न समझता था, वह गाकर सबको सम्मोहित कर लेता था। समय बीतता गया, गनीसिया का सौंदर्य निखरता जा रहा था। कभी वह चुनरी, कभी पायल, कभी कुछ किसना को दिखाती और लजाती हुई बताती, मालिक दीन है। यह सब किसना को अच्छा न लगता, पर बेबस किसना कुछ न बोलता। छोटू से कहता, देख छोटुआ, तू हमारी बहन का ख्याल रखियो। तू तो वही काम करत है ना। वो रोज रोज मालिक कुछ न कुछ काहे को देत रहत है, हमको अच्छा नहीं लागत। छोटू भी गंभीर हो गया। अगले महीने पगार लेकर गनीसिया को गांव छोड़ आएंगे। मैया बप्पा के पास रहेगी तो कुछ उनकी सेवा करेगी। हम दोनों भी चिंता मुक्त रहेंगे। होली करीब थी। मालिक की पत्नी ने घर के कामकाज में हाथ बटाने को गनीसिया को बुला लिया था। 4-5 दिन गनीसिया ने घर का काम किया। गुजे बनाए, लड्डू बनाए। चारों ओर होली के रंग बिखरे थे। औरतें गा बजा रही थीं। मालकिन ने त्योहार पर गनीसिया को चोली लहंगा दिया। वह उसे पहन फूली न समाई। देख भैया, मालकिन दीन है। जब गांव चले तब अम्मा को दिखाइए। किसना, छोटू सब होली के रंग में रंगे, कोई एक दूसरे को पहचान नहीं रहे। मालिक के घर के किनारे होलिका जल रही थी। ढोलक की थाप, घंटे की आवाज़, सब मस्त मस्त माहौल था। ठंडाई में भाग छानी जा रही थी। किसी ने भांग की ठंडाई गनीसिया को दी। वह कटाकट पी गई। पीते ही उसको नशा चढ़ने लगा। किसी की बुरी नज़र
उस पर तभी से थी जब वह नशा घटाघट पीती जा रही थी। वह उसे उठाकर पिछवाड़े ले गया। क्यों? क्या गनेशिया की इज्जत इज्जत न थी? उसकी इज्जत से खेलने वाले अमीरजादे थे। ढोलक की थाप पर जोर जोर से होली के गीत गाए जा रहे थे। आज बेरज में होली रे रसिया, होली रे रसिया, बजे बरजोरी रे रसिया। एक गाना खत्म होता तो दूसरा शुरू हो जाता। मेरी चुनरी पर मेरी चुनरी पर पड़ गयो दाग रे, ऐसे रंग डारो श्याम ने। गनेशिया को अपने बीच न पाकर किसना और छोटू परेशान इधर उधर ढूंढने लगे। छोटू की आंखों में अविरल आंसू की धारा बह रही थी। गला सूख रहा था। तभी आंसू के पार छोटू को सफ़ेद कपड़े पर लाल रंग के छींटे दिखाई दिए। वह उस ओर भागा। किसना भी पीछे पीछे भागा। कपड़े फटे, खून से लथपथ गनेशिया पड़ी थी। छोटू दौड़ा दौड़ा मालिक के पास गया। मालिक, मालिक, वो हाथ से पिछवाड़े की ओर इशारा ही करता रहा। मुंह से बोल न निकले। मालिक का हाथ पकड़कर खींचता हुआ उन्हें ले गया। ये क्या? मालिक घबरा गए। फटी फटी आंखें, छत बिछत शरीर। किसने किया होगा? कहीं मेरा बेटा ही तो नहीं? अगर यह सच हुआ तो? ख्याल आते ही मालिक ने दोनों को धीरज बंधाते हुए कहा, देखो बेटा, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। जिसने भी यह सब किया है उसे भगवान कभी माफ़ नहीं करेगा। पुलिस तक जाने से कुछ नहीं होगा। गनेशिया की लाश तो वो रखेंगे ही, और मान लो वो आदमी पकड़ा भी गया तो पैसे के बलबूते छूट जाएगा। भलाई इसी में है कि अब इसे होलिका दहन में जला दो। गरीब, नादान, निरीह, बेसहारा बेचारे किसना और छोटू धू धू करके गनेशिया को जलते देखते रहे। मैं सोचने लगी, यह कैसी होली, कैसा रंग। किसना और छोटू तो बेरंग हो गए। तो यह थी कहानी। आपको कैसी लगी हमें बताइएगा। अभी के लिए विदा।